हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है राइजिंग क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। इंडिया एट प्रेजेंट इज़ अ यंग नेशन। कह रहा है कि मौजूदा स्थिति में भारत जो है एक नौजवान राष्ट्र है, बट इज़ एजिंग रैपिडली। लेकिन हम लोग काफ़ी तेज़ी से मिच्योर हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। बाई 2050 द कंट्री विल हैव अ सिग्निफिकेंट एल्डरली पॉपुलेशन। कह रहा है कि 2050 तक हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। एज द कंट्री प्रोग्रेसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज। कह रहा है कि जैसे जैसे कंट्री जो है वो आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज एमर्ज होती हैं, सामने आती हैं। दे ऑल्सो हैव अ डाउन साइड, तो उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। दे आर एलिनेटिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो समाज के एक बड़े सेक्शन को दूर कर रहे होते हैं हमसे। एलिनेट मतलब इग्नोर करना, उनसे डिस्टेंस बनाना, दूर करना। सीनियर सिटीजन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग टाइम्स। और ये कौन से लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं? वो सीनियर सिटीजन है जो कि 60 साल से ऊपर है, जिनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ये जो समय के साथ बदलती हुई टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोप विद करने की, मतलब उसके साथ सामंजस्य बैठाने की। और जो बहुत तेज़ी से समय चेंज हो रहा है उसके साथ भी उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है अपने आप को सेटल करने में। दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वनरेबल मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर बनते जा रहे हैं, क्योंकि एज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है गिव्स वे टू का मतलब होता है चेंज हो रहा है किसमें, न्यूक्लियर फैमिलीज है। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब क्या हो गया, माँ होंगी, फादर होंगे, 2 बच्चे होंगे, बस इतनी ही फैमिली होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली नहीं होती है, एक ही परिवार होता है। तो कह रहा है कि पहले की जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो किस में चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो रहा है। एंड फास्ट पेस्ड लाइफ बिकम्स द नॉर्म। और बहुत तेज़ी से चलने वाली ज़िंदगी जो है अब वो एक नॉर्मल बात हो गई है। दे ऑफन फाइंड देमसेल्फ इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली वनरेबल। किसकी बात हो रही है? दे मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बात हो रही है। कह रहा है कि वो ज़्यादातर अपने आप को भावनात्मक रूप से, फिजिकली रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर पाते हैं। एडिंग टू दिस, इसके अलावा सम पीपल टेक एडवांटेज ऑफ देयर वनरेबिलिटी। कुछ जो लोग होते हैं वो इनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। एंड एक्सप्लॉयट देम फॉर पर्सनल गेन, और उनका यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं मतलब उनको एक तरीके से यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज के लिए और अपने पर्सनल गेन के लिए उनको यूज़ करते हैं। It is both disturbing and shameful that there is a steady rise in crimes against senior citizens. कह रहा है कि ये एक तो डिस्टर्बिंग है, काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करने वाला है, और शेमफुल भी है कि हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स के लिए लगातार क्राइम्स बढ़ रहे हैं। स्टडी मतलब कांस्टेंट रूप से बढ़ते जा रहे हैं। विच रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटी अंडर गोइंग रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। जो कि ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट मतलब ये दर्शाता है कि हमारा जो समाज है वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर सामाजिक और आर्थिक चेंज आ रहा है, विदाउट क्रिएटिंग एडिक्वेट सिस्टम ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स एल्डरली। और इस समाज में ये जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से है, उसके चेंज होने में कोई भी एक ठीक ठाक सिस्टम नहीं है जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी केयर कर सके और प्रोटेक्शन दे सके। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, कह रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार क्राइम्स अगेंस्ट सिटीजन्स एज 60 एंड अबव आर ऑन द राइज। जो क्राइम हो रहे हैं सिटीजन्स के खिलाफ जो कि 60 या उसके ऊपर है वो लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। क्राइम्स अगेंस्ट द एल्डरली रोज बाई नियरली 17% इन 2024। कह रहा है जो क्राइम्स हैं जो बुजुर्ग लोगों के खिलाफ हो रहे हैं वो 17% जो है 2024 में बढ़ गए हैं। इंक्रीजिंग फ्रॉम 26,306 केसेस इन 2023 टू 31,067 केसेस दिस ईयर। मतलब 26,300 केसेस 2023 में थे, इस बार 31,000 नियरली जो है इस साल बढ़ गए हैं। While Madhya Pradesh and Maharashtra continue to remain among the worst places for the elderly। कह रहा है कि जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो हैं वो लगातार सबसे खराब प्लेसेस में से एक हैं बुजुर्ग लोगों के लिए। दिल्ली लीड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन क्राइम्स अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स। कह रहा है कि दिल्ली में अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं सीनियर सिटीजन के खिलाफ।
दिस इज़ अ डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक। कह रहा है कि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा खराब डेटा है। इट इज़ नॉट मेयरली अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, ये सिर्फ कानून का इशू नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द नेग्लेक्ट एंड इनसिक्योरिटी फेस्ड बाई दोज हु वर वंस द बैकबोन ऑफ फैमिलीज एंड द नेशन। ये दर्शाता है कि किस तरीके से उनको नकार दिया गया है और उनको इनसिक्योरिटी मतलब उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है जो कभी बैकबोन थे अपनी फैमिलीज़ के लिए, सपोर्ट थे अपनी फैमिलीज़ के लिए और राष्ट्र के लिए। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन हैव वीकेंड द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम। कह रहा है कि अर्बनाइजेशन मतलब समझ रहे हो, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन दोनों ने हमारे जो ट्रेडिशनल पुराने जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम था उसको कमज़ोर कर दिया है। वाइल नो एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम हैज़ इमर्ज इन इट्स प्लेस। कह रहा है कि जबकि इसकी जगह किसी भी पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम ने जगह नहीं ली है। मतलब जब ये ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है कमज़ोर हो गया है, तो अब उसकी जगह कोई दूसरा सिस्टम नहीं आया है जिससे हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। मैनी चिल्ड्रन लीव होम फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कह रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपना घर छोड़ देते हैं नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लीविंग एजिंग पेरेंट्स टू फेंड फॉर देमसेल्फ। टू फेंड फॉर का मतलब होता है कि अपना ख्याल खुद रखना, और अपने जो बूढ़े माता पिता होते हैं उनको घर ही में छोड़ देते हैं और वो अपना खुद ही ख्याल रखते हैं। देयर डिपेंडेंसी मेक्स देम ईजी टारगेट्स फॉर थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग एंड फिजिकल अब्यूज़। कह रहा है कि वो उनकी जो डिपेंडेंसी है, जो वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उससे क्या होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट बन जाते हैं कि उनसे चोरी हो सके, उनके साथ फ्रॉड हो सके, उनके साथ चीटिंग हो सके, या फिर फिजिकली अब्यूज़ किया जा सके, मारा जाए, पीटा जाए। क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए उनके साथ ये सब घटनाएं होना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन हैज़ ऑल्सो एक्सपोज मैनी एल्डरली पीपल टू साइबर फ्रॉड। कह रहा है कि जो लगातार हमारे यहाँ अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब अब आप बैंक नहीं जाना पड़ता आपको। जैसे अब अगर आपके पास SBI अकाउंट है तो ज़्यादातर आप ट्रांजैक्शन यूनो ऐप से करते होगे, ठीक है। पेटीएम हो गया, UPI हो गया, भारत पे सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिजिटलाइजेशन का ही हिस्सा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग थे, एल्डरली लोग थे, ये साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कैसे चलाना है मगर इनको हर चीज़ नहीं पता होती है। फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, आर्थिक रूप से जो भी स्कैम्स होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ये आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि उनकी जितनी भी प्राइवेट जानकारियाँ होती हैं वो चोरी हो जाती हैं। एज देयर फैमिलियरिटी विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बी लिमिटेड। कह रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते, उनको नहीं पता होता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और उनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। ऑफन एब्यूज कम्स फ्रॉम विद इन द फैमिलीज देमसेल्फ। कह रहा है कि ज़्यादातर जो एब्यूज़ होता है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है एक तरीके से, वो उनकी फैमिली के ही अंदर से होता है ज़्यादातर। ड्रिवन बाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, और उसका कारण होता है कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने देखे ही होंगे ज़्यादातर, आपको अगल बगल इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होता है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, माता पिता की ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर माता पिता ने किसी को थोड़ा ज़्यादा कर दिया गलती से, तो दूसरा वाला जो है चढ़ जाता है कि तुमने मेरे साथ क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर वो बेचारे बूढ़े होते हैं उनको पता नहीं होता, मगर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उसका भी उनको जो खामियाजा है भुगतना पड़ता है। इनहेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो विरासत के विवाद होते हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे भी परेशान होते हैं वो। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, आर्थिक रूप से जो उनकी डिपेंडेंस होती है, वो डिपेंड होते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उसमें भी विवाद होता है कि हम नहीं रखेंगे तुम रख लो, तुम नहीं रखेंगे तो हम रख लें। तो इस तरीके के विवाद जो है हमारे समाज में बहुत सी फैमिलीज़ में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो है उनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं होता है। डिक्लाइन इन सोशल वैल्यूज़ एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हैज़ क्रिएटेड अ साइलेंट क्राइसिस। कह रहा है कि जो हमारे सामाजिक मूल्यों में है ना गिरावट आई है, रेस्पेक्ट जो है हमारे अंदर जो एल्डर्स को लेकर उसमें गिरावट आई है, उसने एक साइलेंट समस्या पैदा कर दी है। दैट इज़ रियरली डिस्कस, जो शायद ही कभी डिस्कस होती हो। मैनी एल्डरली पीपल हेजिटेट टू रिपोर्ट क्राइम्स। कह रहा है कि बहुत से जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो हिचकिचाते हैं कि उनके साथ जो क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट करने में, बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उनको डर लगता है।
एंड द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद लीगल प्रोसीजर्स, और जो उसके साथ समस्याएं जुड़ी होती हैं कानूनी प्रक्रियाओं में, उसको लेकर वो डरते हैं और हिचकिचाते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी कंटिन्यू टू सफ़र इन साइलेंस, और उसका परिणाम ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे एल्डरली पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को शांति से सहते रहते हैं। द रियल स्केल ऑफ द प्रॉब्लम में देयरफॉर बी मच लार्जर देन ऑफिशियल फिगर सजेस्ट। कह रहा है इसी वजह से जो रियल स्केल है, मतलब जो रियल डेटा है एक तरीके से इस समस्या का, वो शायद बहुत ज़्यादा बड़ा है जितना कि ऑफिशियल फिगर सजेस्ट करती है उससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्राइम जो है वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। एड्रेसिंग दिस चैलेंज रिक्वायर्स बोथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड सोसाइटल इंट्रोस्पेक्शन। कह रहा है कि अगर हमें इस समस्या को टैकल करना है तो ज़रूरत है कि हम संस्थाओं में चेंजेस लाएं, रिफॉर्म्स लाएं, और समाज को अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन सेल। कह रहा है कि ये जो एक समस्या है, ये स्ट्रॉन्ग केस है कि हमें एक डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन सेल्स बनाने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन की समस्याओं को देखें, एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एल्डरली पीपल लिविंग अलोन, और जो बूढ़े व्यक्ति अकेले रह रहे हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, एक तरीके से देख रेख जरूरी है। कम्युनिटी पॉलिसिंग का मतलब है समाज को पुलिस के साथ मिलकर उनकी देख रेख करनी चाहिए। एंड पीरियाडिक वेलफेयर विजिट्स, और एक समय समय में एक उनके यहाँ विजिट करनी चाहिए। कैन इम्प्रूव देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो एक तरीके से उनकी जो सिक्योरिटी है, जो उनकी स्थिति है, वो समाज में सुधर सकती है। टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल थ्रू इमरजेंसी हेल्पलाइन। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी भी जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है इनकी कंडीशन को सुधारने में, इमरजेंसी हेल्पलाइंस के जरिए, वेरिएबल अलर्ट सिस्टम्स के जरिए। मान लो कि आपके यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति है, आपको लगता है कि उसको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक वॉच है, उनको पहना दो, अगर कभी भी कुछ गड़बड़ होगा तो तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई देखो तुम्हारे यहाँ ये जो है इनका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, इनको चक्कर आ रहे हैं, ये यहाँ पर है। तो कितनी तेज़ी से हम उनके पास पहुँच सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये हो गए वेरिएबल अलर्ट सिस्टम्स। एंड अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन साइबर सेफ्टी, और एक तरीके से जागरूकता का कैंपेन चलाने की ज़रूरत है साइबर सेफ्टी के ऊपर, ताकि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को बता सकें। जैसे अभी आजकल आपने देखा होगा कि साइबर अरेस्ट करके एक मामला चल रहा था, है ना, डिजिटल अरेस्ट करके एक मामला चल रहा था, जिसमें लोगों को ऑनलाइन ही अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ऐसी चीज़ों से हम उनको बचा सकें, उनको जागरूक करवा सकें, उनको नॉलेज दे सकें कि कैसे चीज़ों को करना है, यूज़ करना है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, लोकल कम्युनिटीज़। कह रहा है कि जो वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं रेसिडेंट में, आपने देखे होंगे रेसिडेंशियल इलाकों में बहुत से वेलफेयर कम्युनिटीज़ होती हैं जो लोगों के लिए ध्यान रखती हैं, या फिर लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। मस्ट क्रिएट नेटवर्क टू रेगुलरली इंगेज विद एंड असिस्ट सीनियर सिटीजन। इनके नेटवर्क को क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वो इनके साथ इंगेज हो सकें, इनसे बातचीत कर सकें और इनकी सहायता कर सकें, असिस्ट कर सकें इन सीनियर सिटीजन्स की। इफ़ सीनियर सिटीजन्स कंटिन्यू टू लिव इन फियर एंड इनसिक्योरिटी, कह रहा है कि अगर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लगातार डर में जीते रहेंगे और उनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं होगा, इट विल रिप्रेजेंट नॉट जस्ट अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। वो सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि ये हमारे यहाँ गवर्नेंस का फेलियर है, बट ऑल्सो अ फेलियर ऑफ सोसाइटी। एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि हम सामाजिक रूप से भी फेल हो गए हैं। इसलिए हमें अपने जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि आज हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको आज की तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दुनिया में, जहाँ पे हम क्षण क्षण में अपने विचारों को चेंज करते हैं, अपनी डिज़ायर को चेंज करते हैं, हमें अपने सीनियर सिटीजन्स को संभालने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोशोलॉजिकल ड्राइवर बिहाइंड द इंक्रीजिंग वर्नेबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। कह रहा है कि ऐसे कौन से सामाजिक तत्व हैं, ड्राइवर हैं, जो कि उनकी समस्याओं को या उनकी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं इस मॉडर्न इंडिया में। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल इंटरफेसेस विच हैज़ रेंडर्ड द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन ऑब्सोलीट।
कह रहा है कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एडवांसमेंट है डिजिटल इंटरफेसेस में, जिसने हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं जैसे फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसको एक तरीके से आउटडेटेड बना दिया है, बेकार बना दिया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। द ट्रांजिशन टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली यूनिट्स कंबाइंड विद द माइग्रेशन ऑफ यंगर जनरेशन सीकिंग बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ऐसा कह सकते थे, मगर इससे अगर अच्छा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर इसके पास आएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राइमरी सोशियोलॉजिकल ड्राइवर क्या है जिसकी वजह से उनकी जो ये वनरेबिलिटी है बढ़ती जा रही है इस मॉडर्न इंडिया में। द सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, नहीं, इसका तो है ही नहीं। द डिक्लाइन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, हाँ, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का डिक्लाइन था और एक सोसाइटल शिफ्ट था, सामाजिक शिफ्ट था, दैट लैक्स द कंकरेंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सपोर्ट फ्रेमवर्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से दूसरा प्रोटेक्टिव सपोर्ट सिस्टम जो नहीं आ पाया और जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होता रहा और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से ये जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं इनकी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सपोज अ स्टडी फाउंड that 95% of senior citizens in 2024 were highly tech savvy and aware of cyber safety protocols. How would this information affect the author's main point? कह रहा है कि ये मानो कि समाज में जो सीनियर सिटीजन हैं उनमें 95% जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी हैं, एक तरीके से टेक्नोलॉजी को जानते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट है, उसको वो समझते हैं और वो साइबर सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी नियम हैं, उससे भी वो अवगत हैं, उसको भी जानते हैं। तो ये जब अगर इंफॉर्मेशन पैसेज में दी होती तो ये किस तरीके से ऑथर्स का जो मेन पॉइंट था उसको प्रभावित करती। इट वुड सपोर्ट द क्लेम, क्या उसके जो क्लेम है राइटर का उसको सपोर्ट करता? नहीं। इट वुड रिफ्यूट द क्लेम, क्या उसके क्लेम का खंडन करता? हो सकता है, अगर इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं हुआ तो। इट वुड वीकेन द क्लेम, उस क्लेम को कमजोर करता। इफ इट वॉज शोन दैट वर्नेबिलिटी इज प्राइमरली कॉज बाई लिमिटेड डिजिटल फैमिलिटी, कह रहा है कि अगर ये दर्शाया जाता कि जो कमजोरी थी वो जो सीनियर सिटीजन्स की, वो उसका प्राथमिक कारण ये था कि उनकी जो वो ज़्यादा डिजिटली मजबूत नहीं थे, उनको डिजिटल फैमिलिटी नहीं थी, मतलब उतना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, तो ये पक्का यही होता कि उस क्लेम को कमज़ोर करता, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो टेक सेवी हैं और साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जानते हैं। तो सी आंसर होगा। बेस्ड ऑन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के आधार पर द ऑथर्स क्रिटिक ऑफ द करंट राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट द सीनियर सिटीजन, कह रहा है कि जो ऑथर की आलोचना है, जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है सीनियर सिटीजन के खिलाफ, उसका जो आलोचना है, इज रूटेड इन द बिलीव दैट, वो इस वजह से है, इस विश्वास के ऊपर है, किसके ऊपर? The 17% increase in reported cases is the result of the inefficiency of the National Crime Records Bureau data collection। कह रहा है कि ये जो 17% इंक्रीज हुआ है रिपोर्ट में केसेस में, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा कलेक्शन की एक समस्या है, इनएफिशिएंसी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉरल एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर टू प्रोवाइड केयर फॉर दोज हु वर प्रीवियसली द नेशंस बैकबोन। हाँ, ये जो सिचुएशन है ये एक तरीके से आईना है कि हमारा जो मॉरल और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है कि हम उनको केयर नहीं दे पा रहे हैं, जो कि एक समय हमारे एक तरीके से सपोर्ट थे नेशन के और हमारी फैमिलीज के। तो भी जो है वो करेक्ट है। वॉट इज द अंडरलाइंग रीजन द रियल स्केल ऑफ द प्रॉब्लम रिमेन्स ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। कह रहा है कि जो छुपा हुआ कारण, अंडरलाइंग रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से जो एक तरीके से समस्या है वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई जा रही है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। ऑब्सक्योर्ड मतलब छुपा होना। गवर्नमेंट एजेंसीज आर स्ट्रक्चरली बायस टूवर्ड रिकॉर्डिंग विजिबल अर्बन क्राइम्स। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसेज में हमने पढ़ा था क्योंकि वो जो पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं करते हैं क्राइम को, क्योंकि उनको डर लगता है जितने भी लॉ से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ है उसको लेकर। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जुडिशियल एपरेटस, हाँ, एक तरीके से जो जटिलता है हमारे यहाँ कानूनी सिस्टम का, कंबाइंड विद द इमोशनल ट्रॉमा ऑफ द विक्टिम्स इनहिबिट्स द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवियंसेस, और साथ ही साथ उनके जो मानसिक उनको पीड़ा है विक्टिम्स की, वो रोकती है कि वो अपनी शिकायतों को फॉर्मली तरीके से रजिस्टर नहीं करवाते हैं। ग्रीवियंसेस मतलब शिकायतें। तो यही है बी करेक्ट।
Which of the following best identifies the grammatical role of the phrase driven by property dispute inherent conflicts or financial dependence in the following sentence? Often abuse comes from within the families themselves, driven by property disputes, inheritance, कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइनेंशियल डिपेंडेंस. क्या है ये बताओ. ये एक नाउन फ्रेज है. एक्टिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क कम्स. सोचो. एन एडजेक्टिवल पार्टिसिपल है. फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन एब्यूज, या फिर एडवर्बियल क्लॉज है, या फिर अपोजिट फ्रेज है प्रोवाइडिंग ए डेफिनेशन फॉर फैमिलीज. क्या है ये. एब्यूज कम्स फ्रॉम विद इन द फैमिली देमसेल्फ, ड्रिवन बाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. उसके कारण क्या है. किसके किसके कारण. जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसका कारण बता रहा है यहाँ पर. बताओ यहाँ पर क्या है. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है. एब्यूज को कर रहा है. एब्यूज को कर रहा है ना मॉडिफाई. तो क्या होगा. ये नाउन फ्रेज होगा. क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. नहीं. एडजेक्टिवल पार्टिसिपल फ्रेज है मॉडिफाइंग द नाउन अब्यूज. बिल्कुल सही. अब वैसे तो ये एडजेक्टिवल पार्टिसिपल फ्रेज मतलब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है. ड्रिवन लिखा हुआ है. ठीक है. तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है. तो ये है. ये एब्यूज को दर्शा रहा है. ठीक है. ये आज का क्लोज टेस्ट है. ठीक है. एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं. छोटा सा है. फिर स्टार्ट करते हैं. The 1913 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Charles Richard in recognition dash his work on anaphylaxis. His research uncovered a paradoxical reaction in which the body's defenses, instead of protecting it, could overreact with severe consequences. कह रहा है कि 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी मेडिसिन में चार्ल्स रिचर्ड को. उनके काम को एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था. किसके ऊपर. एनाफिलेक्सिस के ऊपर. उनकी जो रिसर्च थी उसने ये बताया था कि एक तरीके की पैराडॉक्शियल रिएक्शन होती है. पैराडॉक्शियल का मतलब होता है विरोधाभास. कि एक तरीके की अपोजिट रिएक्शन होती है बॉडी की डिफेंस की बजाय इसके कि प्रोटेक्ट करने की वो ओवर रिएक्ट कर सकता है काफ़ी ज़्यादा गंभीर परिणामों के साथ. क्या होना चाहिए. इन रिकॉग्निशन. क्या होना चाहिए. रिकॉग्निशन के साथ आता क्या है ये मुझे बता दो. एक फिक्स्ड फ्रेज चलता है बहुत बार. जैसे कि अगर मैं बोलूँ इन रिकॉग्निशन डैश ब्रेवरी तो क्या होना चाहिए. फॉर तो के लिए होता है. इन रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क नहीं होता. टू भी नहीं होता. इन भी नहीं आता. ऑफ आता है. इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क. इन रिकॉग्निशन ऑफ ब्रेवरी है ना. इन रिकॉग्निशन फॉर ब्रेवरी नहीं होता कभी. तो ये रिकॉग्निशन के साथ हमेशा ऑफ आता है इसलिए फिक्स्ड है. तो इसलिए डी आंसर होगा. दिस डिस्कवरी. अब ये जो डिस्कवरी उन्होंने जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था वो अब बात कर रहे हैं. दिस डिस्कवरी बिकेम अ डैश ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ एलर्जिक डिजीजेस. ये जो डिस्कवरी थी क्या बन गई. पिलर बन गई इम्यूनोलॉजी की. इम्यूनोलॉजी मतलब जिसमें इम्यून सिस्टम स्टडी किया जाता है. और एलर्जिक डिजीजेस के बारे में स्टडी थी उसके लिए क्या बन गई. कॉर्नर स्टोन बन गई. फ्रैगमेंट बन गई. बैरियर बन गई. क्या बाधा हो सकता है. बैरियर बाधा हो सकता है. नहीं. फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा किसी चीज़ का. फ्रैगमेंट कोई मतलब आ रहा है यहाँ पे. नहीं. कॉर्नर स्टोन मतलब एक तरीके से आधार बन गया. एक इंपॉर्टेंट नींव बन गई. हो सकता है. पिलर एक तरीके से स्तंभ हो गया. तो पिलर तो कोई चीज़ बन नहीं सकती है. नहीं. तो ये कॉर्नर स्टोन है. काफ़ी बार समझ में आ गया होगा वैसे. दिस डिस्कवरी बिकेम अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ एलर्जिक डिजीजेस. In the late 19th and early 20th century, medicine was advancing rapidly in understanding infection and immunity. कह रहा है कि 19th सेंचुरी की अंत में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में मेडिसिन जो थी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी इस चीज़ को समझने में कि किस तरीके से इन्फेक्शन होता है. क्या रोल होता है इम्यूनिटी का. बट सर्टेन रिएक्शंस रिमेन. मगर कुछ जो रिएक्शन थी वो क्या रह गई थी. रिमेन एविडेंट. एविडेंट का मतलब होता है जो चीज़ एकदम क्लियर हो स्पष्ट हो. ट्रांसपेरेंट का मतलब भी साफ पारदर्शी. मिस्टीरियस रह गई थी. रहस्यमय रह गई थी. प्रिडिक्टेबल रह गई थी. एक तरीके से उनका अनुमान लगाया जा सकता है वैसी बीमारियां रह गई थी. सोचो क्या यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है. बट सर्टन लेकिन कुछ रिएक्शन जो थी वो क्या हो गई थी. मिस्टीरियस रह गई थी. वैसे भी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ये क्लियर का है. ये भी क्लियर का है. एक तरीके से प्रिडिक्टेबल है. ये सारी एक तरीके से क्लियरिटी को दिखा रहा है. मगर मिस्टीरियस जो है वो रहस्यमय बना रहा है. तो सी वैसे भी आंसर लग रहा है. डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट बोथ पीपल एंड एनिमल कुड सडनली डैश डिफिकल्ट ब्रीथिंग कोलैप्स एंड इवन
फैटल रिएक्शन आफ्टर डैश टू सब्सटेंस दैट हैड प्रीवियसली कॉज लिटिल हार्म। कह रहा है कि डॉक्टर और रिसर्चर ने यह ऑब्जर्व किया था कि चाहे इंसान हो चाहे एनिमल्स हैं, उनको अचानक से ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, गिर सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन उनकी बॉडी में हो सकते हैं जिससे डेथ भी हो सकती है उनकी आफ्टर डैश सब्सटेंसेस। उस सब्सटेंसेस को हो सकता है लेने के बाद जिसने पहले जो है वो बहुत थोड़ा सा ही उनको नुकसान पहुंचाया था या फिर ना के बराबर नुकसान पहुंचाया था। तो बोथ पीपल एंड एनिमल्स कुड सडनली रेजिस्ट डिफिकल्ट ब्रीथिंग। रेजिस्ट होना चाहिए यहां पर, नहीं, डेवलप डिफिकल्ट ब्रीथिंग, हाँ हो सकता है। इग्नोर का कोई मतलब आ रहा है अवॉइड करना। ओवरकम, किसी चीज से पार पाना, नहीं। तो बेस्ट क्या होगा यहां पे, डेवलप की उन्होंने डिफिकल्ट ब्रीथिंग, कोलैप्स और इवन फैटल रिएक्शंस। कब ऐसा हुआ, जब उनका एक्सपोजर हुआ सब्सटेंसेस से, हो सकता है। इम्यूनिटी का कोई मतलब आ रहा है यहां पर, जो अंदर की रक्षा होती है हमारी इम्यूनिटी होती है, नहीं। एलर्जी, नहीं। रेजिस्टेंस, नहीं। एक तरीके से जब हम एक्सपोज हो जाते हैं इन सब्सटेंसेस से, इन दवाइयों से, तो हमारे अंदर काफी ज्यादा खतरनाक रिएक्शंस होते हैं। दैट हैज प्रीवियसली कॉज्ड लिटिल हार्म। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ABCD को अरेंज करना, एक बार खुद से ट्राई करो बिना ऑप्शन देखे ही, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। देख लेते हैं। पेंटिंग शोइंग द यूज ऑफ बास्केट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन रिसेंट एक्सकेवेशन बाय आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द विक्रम यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि विक्रम यूनिवर्सिटी के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब पुरानी चीज़ें जो मिली हैं या पेंटिंग मिले हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बास्केट का यूज़ होता था, जो अभी अभी एक्सकेवेशन हुआ है, खुदाई हुई है उसमें। ठीक है, हो सकता है पहला सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, सी भी देख लेते हैं। द मेसोलिथिक मैन हु लिव्ड इन अ प्री हिस्टोरिक साइट नियर भोपाल सम 10,000 ईयर्स अगो न्यू द यूज ऑफ बास्केट्स। कह रहा है कि जो मेसोलिथिक मैन था, मतलब मिडिल स्टोन एज का जो मैन था, जो कि प्री हिस्टोरिक साइट में रहता था, जो कि भोपाल के पास में है, 10,000 साल पहले, उनको पता था कि कैसे बास्केट का यूज़ करना है। ये भी हो सकता है। दे यूज दिस, दे तो नहीं होगा, यहाँ प्रोनाउन यूज हो गया तो ये तो नहीं होगा, या तो सी होगा या तो ए होगा। ए के बाद बी है। डॉक्टर VS वांकर हु इज इन चार्ज ऑफ दीज एक्सकवेशन नोटेड दैट देयर पेंटिंग स्टाइल, देयर किसकी पेंटिंग स्टाइल, नहीं, देयर यहां पे होगा जो लोग पुराने समय में रहते थे, तो ए में उसका कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, तो ए तो नहीं होगा, तो ये हो गया सी होगा। अब देखते हैं इसको। द मेसोलिथिक मैन हु लिव्ड इन प्री हिस्टोरिक साइट नियर भोपाल सम 10,000 ईयर्स अगो न्यू द यूज ऑफ बास्केट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दे यूज दिस बास्केट्स टू कैरी। अब देखो बास्केट के बारे में बता रहा है कि वो यूज करते थे इन बास्केट्स को फ्रूट को कैरी करने के लिए, हंटेड एनिमल्स को कैरी करने के लिए, टाइनी पिग्स को, जो छोटे छोटे पिग्स होते हैं उनको, इवन चिल्ड्रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका यूज बता दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि डॉक्टर VS वांकर हु इज इन चार्ज ऑफ दीज एक्सकवेशन। यहां पे तो ये एक्सकवेशन की ना तो सी में बात की गई ना तो डी में बात की गई, तो ये दीज किसके लिए यूज कर लिया गया। इसका मतलब पहले ए आया होगा कि पेंटिंग showing the use of basket and other artifacts were found in recent excavation by archaeologists of the Vikram University. Dr. V.S. Wankar, who is in charge of these excavation, noted that their painting style later became static after coming in contact with shallow thick. तो ये होगा A-B। कैसे, देखो यहाँ पे पेंटिंग की बात हुई और फिर बाद में क्या कह रहा है कि ये जो एक्सकवेशन हुए रिसेंटली, इसमें ये जो पेंटिंग स्टाइल थी वो बाद में स्टैटिक हो गई, मतलब फिर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया उनमें, जब वो चैलोथिक एज में, चैलोथिक कम्युनिटीज़ की एज से कांटेक्ट में आ गई। CDAB आंसर होगा बी। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा
और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।